अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है लैब नंबर 10। EMI सब्जेक्ट है हमारा लैब नंबर 10, मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस यूजिंग मैक्सवेल वीन ब्रिज और सिंपली मैक्सवेल ब्रिज। तो ये थ्योरी मैंने शॉर्टकट करके लिखी है, आप इसको पढ़ लें। मैं शॉर्ट और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि मैक्सवेल ब्रिज क्या होता है और इससे हम इंडक्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। ये मैंने मल्टीसिम से डायग्राम भी ली है और बुक से भी डायग्राम ली है मैक्सवेल वीन ब्रिज की। इसे मैक्सवेल वीन ब्रिज कहते हैं या मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, जो कि इसमें देखें इंडक्टेंस भी लगी है, इंडक्टर भी लगा है और एक कैपेसिटर भी लगा है। यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल रजिस्टर में यूज़ कर रहा हूँ। हम वेरिएबल कैपेसिटर की जगह फिक्स्ड कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं और इस रजिस्टर को वेरिएबल बना के इसके साथ ये वाला वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं या फिर R3 को वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लेके आएँ। तो कैसे करना है, इसको बैलेंस कैसे करना है। बाकी थ्योरी सेम है, वीट स्टोन ब्रिज की तरह है। सेम ब्रांचेस हैं इसकी, दो ब्रांचेस, दो पैरेलल ब्रांचेस, एक पावर सप्लाई दी है मैंने और मिड पॉइंट्स को यानी कि दोनों ब्रांचेस की मिड पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया है मल्टीमीटर के साथ ताकि मैं वोल्टेज डिफरेंस देख सकूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। तो ये मल्टीसिम की डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बेसिकली यूज़ किया है फिक्स्ड कैपेसिटर और इस रजिस्टर को मैंने वेरिएबल बना दिया, R4 को और R2 को भी वेरिएबल बना दिया। R2 की बजाय R3 को भी वेरिएबल बना सकते हैं। 100 ओम के रजिस्टर्स हैं और ये देखें अननोन रजिस्टर है और अननोन इंडक्टेंस। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ये तो कैलकुलेट कैसे होगा, सिंपली R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 इज़ इक्वल टू R1 ये Z1 हो गया, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4। तो ये हमारी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं Z1 है क्या। Z1 इज इक्वल टू देखें Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J ओमेगा है, सीरीज़ में दोनों लगे हैं इंडक्टर और रजिस्टर। Z2 सिंपली रजिस्टिव इम्पीडेंस है यानी कि रजिस्टर है और Z3 भी रजिस्टर है। Z4 हमारे पास क्या है जी, R4 और C4 पैरेलल में यूज़ हो रहे हैं तो इनका हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना है क्या इक्विवेलेंट बनता है। पैरेलल में आपको पता है 1/Z4 इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/-JX। माइनस मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये इसका फेज एंगल माइनस होता है। बेसिकली ये देखें, अगर बीच को आप देखें, अच्छा ये दूसरी डायग्राम है इसकी, बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो सेम ब्रिज है, सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज़ की है, इनकी डिफरेंट तरीके से बनाया है। ये पैरेलल ब्रांच अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो एक ही चीज़ है, रजिस्टर प्लस इंडक्टर और दूसरी रजिस्टर। इसी तरह अगर इसको देखें आप रजिस्टर और यहाँ पे पैरेलल में रजिस्टर और कैपेसिटर, तो सेम चीज़ है, सेम ब्रिज है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ये मैंने निकाला, अच्छा तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये हमने फाइंड करना है ना इंडक्टर, इसकी वैल्यू। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने R1 यूज़ किया है ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही होगा। तो ये पॉजिटिव फेज़ एंगल क्रिएट करता है जबकि कैपेसिटर नेगेटिव फेज़ एंगल क्रिएट करता है। तो ये कैपेसिटर यूज़ करने का मकसद ये है कि जो डिले आएगा इस इंडक्टर की वजह से, जो फेज़ एंगल का डिले आएगा उसको ये बैलेंस कर देगा कैपेसिटर और हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका है। ये देखें लिखा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल, पॉजिटिव फेज एंगल ऑफ इंडक्टिव इम्पीडेंस इज कंपनसेटेड बाय नेगेटिव फेज एंगल ऑफ कैपेसिटिव इम्पीडेंस और ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, जब ये ब्रिज बैलेंस होगा, ये वाला वोल्टेज इस पॉइंट पे जो है और ये इस पॉइंट पे वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे और इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस निकालें तो ज़ीरो होगा। और जब वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो हो तो करंट फ्लो नहीं करती, तो यहाँ पे हम एम मीटर लगाएं तो ज़ीरो करंट शो करेगा और वोल्ट मीटर लगाएं तो वो भी ज़ीरो वोल्ट शो करेगा। अच्छा ये फार्मूला तो हमें इम्पीडेंस हमारे पास आ गई। बैलेंस कंडीशन में हमारे पास ये फार्मूला आ रहा था, Z1 Z4 से मल्टीप्लाई किया और Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली जो हमारे पास फार्मूला बन गया R1 और L1 के लिए, वो ये आ गया R1 इज इक्वल टू R2 R3
डिवाइडेड बाई R4 और L1 इज इक्वल टू R2 R3 इंटू C4। क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करें तो इस तरह लिखा जाता है क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L ओवर R या ओमेगा RC। इंडक्टिव अगर सर्किट हो तो ये यूज़ होगा और कैपेसिटिव में ये यूज़ होगा और दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। अच्छा, एडवांटेज क्या हैं? पहले हमने देखा था वेस्टोन ब्रिज, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल ब्रिज। अच्छा, ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की, तो वो सिंपल है और उसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं हो रहा। अब कैपेसिटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? इसका ये फ़ायदा है कि जो इंडक्टर होते हैं ना वो आपस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये अगर इंडक्टर एक यहाँ पे लगा है तो उस केस में यहाँ पे एक इंडक्टर होगा सीरीज़ में इसके साथ, तो ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है और डिस्टर्बेंस पैदा होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो हमारी मेजरमेंट्स बाज़ दफ़ा एक्यूरेट नहीं होती। तो ये उससे अच्छा है क्योंकि कैपेसिटर की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती और ये कम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर मैंने यूज़ किया है। वेरिएबल की बजाय हम नॉर्मली फिक्स्ड कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि वेरिएबल कैपेसिटर कॉस्टली होता है और इसको एक्यूरेसी हम एग्जैक्ट एक्यूरेसी पे नहीं ला सकते ब्रिज को, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि C4 को कांस्टेंट बना लेते हैं और R4 और R2 को हम वेरिएबल बना लेते हैं। R4 कौन सा, ये देखें R4 यही, और R2 या R3 को हम वेरिएबल बना लेते हैं और ब्रिज को बैलेंस करते हैं। अच्छा, इस ब्रिज का एक फ़ायदा यह है कि ये अगर आप इक्वेशन देखें ये दोनों बैलेंस कंडीशन में तो फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं आ रही इसमें भी और इसमें भी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस हम मेजर कर सकते हैं इससे। दूसरी बात ये यूज़ होता है मीडियम क्यू वैल्यू मेजर करने के लिए, यानी कि क्यू फ्रॉम 1 to 10 अगर हो तो ऐसे इंडक्टर जिसकी वैल्यू 1 से 10 हो वो हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं, और अगर क्यू लेस हो 1 से लेस हो तो उसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड करता। अच्छा, दूसरी चीज़ आप इस फार्मूले में देख रहे हैं Q इज़ प्रोपोर्शनल टू C एंड R4। अगर हम फिक्स कैपेसिटर यूज़ करते हैं C4 को हमने फिक्स कर लिया तो यहाँ पे देखें आप Q इंक्रीज़ होने से R4 की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो नॉर्मली इस केस में हमें R4 की वैल्यू इस रेंज में चाहिए अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं हाई Q वैल्यू के लिए। तो अगर इतनी बड़ी रेंज होगी रजिस्टर की R4 की तो ये महंगा होगा और एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो बेसिकली आपने देखनी है ये बैलेंस कंडीशन, सर्किट डायग्राम, और उसके बाद आपने आ जाना है मल्टी सिम पे ब्रिज को बैलेंस करना है। अच्छा, हम ब्रिज नए सिरे से बना लेते हैं। मल्टी सिम को ओपन करें, सर्किट बनाना बिल्कुल आसान है और ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है, मैंने बनाया हुआ है पहले से, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है सर्किट दोबारा से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें मैंने 1K हर्ट्ज़ रखी है, तो आप 50 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं, 50 हर्ट्ज़ 100 हर्ट्ज़, ऊपर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 10,000 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया जी मल्टी सिम, न्यू फाइल ओपन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कंपोनेंट हम ले आते हैं रजिस्टर। इंडक्टर भी हमें चाहिए और कैपेसिटर। इनको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसी रजिस्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी ब्रांच में दूसरी जगह यूज़ करने के लिए, तो R2 बन गया। और एक रजिस्टर हमारा दूसरी ब्रांच में भी आएगा
फिक्स रजिस्टर R3 और फिर R4 और C4 पैरेलल में। तो ये हमारा सर्किट अगर आप देखें तो ये सर्किट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब मैं एक AC सोर्स लेके आता हूँ फंक्शन जनरेटर के थ्रू। फंक्शन जनरेटर इसको आप फ्लिप कर लें, Alt X से फ्लिप कर लिया मैंने। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया और इसका कॉमन मैंने ग्राउंड आ गया। ग्राउंड हम लेके आते हैं जी सोर्सेस, पावर सोर्सेज हो रही है, हमारा ग्राउंड आ गया। अच्छा ये ग्राउंड, इसको अगर मैं ग्राउंड को ग्रीन कलर दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे यूज़ करना था वेरिएबल रजिस्टर और यहाँ पे भी वेरिएबल रजिस्टर, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको तो मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ अभी। वेरिएबल कैपेसिटर सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि वेरिएबल कैपेसिटर लगा के भी ये सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ हमने वेरिएबल रजिस्टर इसलिए यूज़ करना है ताकि हमारी कास्ट कम हो जाए प्रैक्टिकल जब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करता हूँ। तो ये सर्किट मैंने ये बनाया हुआ पहले से। यहाँ पे वैल्यू मैंने R2 और R3 की 100 यूज़ की है और R4 की भी 100, लेकिन R2 और R4 वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, जबकि इसको मैं C4 का नाम दे देता हूँ। ये C1 या C4 कुछ भी लिखें, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि 4th पोजीशन में है तो इसलिए C4 का नाम देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू मैंने 1000 माइक्रोफैरड रखी है। अब ये 1000 क्यों मैंने रखी है, ये मैंने बहुत दफ़ा इसको प्रैक्टिस की है, उसके बाद मुझे ये मुनासिब वैल्यू लगी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो मैं अगर सिमुलेशन को रन करता हूँ, यहाँ पे हमने वैल्यू चेक करनी है वोल्टेज की, 0 या उसके करीब होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आप अगर देखें, आप तो पीको में आ रही है, मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करता हूँ। 100% है, मैं इसको कम करता हूँ। अगर ये आप ये नोट करना, ये पीको में है, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ
फ़र्ज़ किया मैं 40% पे ले आया या 32% मैंने रख ली। पीक होती पहले तो आप देखिए नैनो हो गई है। अब नैनो और पीको में तो आपको फ़र्क पता ही है। अगर मैं इसको ही कंसिडर करता, अच्छा नैनो है तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर ये देखें इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ तो नैनो में ही रहनी चाहिए, लेकिन ये 2 जो आ रही थी 2 ना हो ना, ये 2 से कम हो। ये जो 2.0 आ रहा है तो मैं इसको मरीज़ इंक्रीज़ करता हूँ मज़ीद रजिस्टर की वैल्यू को। तो इस टाइम पे आप देखें तो ये 1.8 यानी 2 से कम हो गई है। मैं मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके चेक करना है कि ये वैल्यू जो वोल्टेज है ये नैनो में यानी कम से कम हो। तो पहले 2 थी तो आप देखें 1.36 और 7 आ रही है। अच्छा मज़ीद इंक्रीज़ कर लिया इसको, देखिए मुसलसल कम हो रही है, नैनो की वैल्यू मुसलसल कम हो रही है। और एक टाइम आएगा कि ये नैनो से पीको में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आप 1.09 आ गया यानी 1.1। तो ऐसे ही आपने चेंज करके देखना है कि ये ज़ीरो या ज़ीरो के करीब होनी चाहिए। अब ज़ीरो के करीब कैसे होगी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये ज़ीरो नज़र तो नहीं आ रहा, 1 नज़र आ रहा है, लेकिन मज़ीद चेंज करते हैं इसको। अब ये पीको में आ गई, देखें 60% में लेके आया मैं इस पर, तो ये पीको में आ गई। मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे ये नैनो में आ रही थी। अब 1.00 या 01 ये वैल्यू आ रही है। तो 1.01 का मतलब क्या है? नैनो में अगर आप बात करते हैं तो नैनो का मतलब है 10⁻⁻⁹। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर लेके आता हूँ मैं तो ये 10⁻⁸ रह जाएगी। इसका मतलब 8 ज़ीरो। तो मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 लिखता हूँ और उसके बाद 0 1 लिख देता हूँ। तो ये 8 ज़ीरो आ गए और उसके बाद 1 आ रहा है यहाँ पे। आप देखें मैं इसकी वैल्यू मज़ीद अगर चेंज करता हूँ, इस रजिस्टर की वैल्यू 60 पे लेके जाता हूँ तो ये पीको में आ रही है। और पीको में वैल्यू देखिए आप 984। अब 984 का मतलब क्या हुआ, यानी ये कितने ज़ीरो आ गए जी। अगर इस पॉइंट को मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूँ तो 3 ज़ीरो तो इससे कट जाएंगे, बाकी यानी पीको का मतलब 10⁻⁻12 तो बाकी 10⁻⁻9 यानी कि 9 सिफर रह जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो 0.000000 और 000 9 ज़ीरो और इसके बाद आ रहा है 984। तो पहले हमारे पास 8 ज़ीरो थे और उसके बाद 1 आ रहा था। तो अगर आप इसको गौर से देखें 8 ज़ीरो के बाद ये जो 8 ज़ीरो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूँ तो ये फिर भी 1 ही हो जाएगा। तो मैं अगर इसको मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो मैं इसकी मज़ीद वैल्यू चेंज करके चेक करता हूँ कि मज़ीद ये कम होगा। अब 984 था तो मैं इसको इंक्रीज़ करके मैक्सिमम की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देखें कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी। 900 से कम होके 370 के करीब आ गया तकरीबन। ये चेंज हो रहा है बार बार, ये देखिए 370 71। तो यहाँ पे अगर मैं 371 कर दूँ यानी 8 ज़ीरो के बाद ये मेरे 9 ज़ीरो के बाद 371, तो इसका मतलब ये 9 ज़ीरो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा अब। तो ये वैल्यू पहले की वैल्यू से कम है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ
कि मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू पर, इस R4 के रजिस्टर की इस वैल्यू पर ये ब्रिज बैलेंस है, यानी कि इसमें वोल्टेज डिफरेंस ना होने के बराबर है, ज़ीरो या ना होने के बराबर है। करंट देख लें तो ये भी पीको में आ रही है, इसका मतलब है बहुत ही करंट कम, यानी कि ना होने के बराबर का। तो ये ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ सिमुलेशन को। अच्छा, अब दूसरा काम आपने करना है कि L1 की वैल्यू मेजर करनी है। ये मैंने एक वोल्टेज पर आप लगाई है, यहाँ पे भी वही वैल्यू आ रही है वोल्टेज की जो यहाँ पे मल्टीमीटर पे शो हो रही है। तो L1 जैसे कि हमने फार्मूला पहले ही ड्राइव किया था R1 और L1 के लिए। तो R1 का फार्मूला था R1 इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R4। तो तीनों की वैल्यू R2 3 4 की 100 है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 100 आ गई। अब L1 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये फार्मूला था L1 इक्वल टू R2 R3 मल्टीप्लाइड बाई C4। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1 माइक्रो फैरड, सॉरी ये वाला सर्किट 1000 माइक्रो फैरड। तो यहाँ पे देखें R2 100 था, R3 100 ये वाली, और उसके बाद कैपेसिटर की वैल्यू 1000 माइक्रो, यानी 1000 लिखा मैंने, फिर माइक्रो को 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी L1 जो अननोन थी पहले, यहाँ पे अगर आप सर्किट में देखें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपको L1 की वैल्यू, तो ये 10 है। इसी तरह रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 100 आई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अलग करके देखूँ इस रजिस्टर को मैं, अब देखें इस सर्किट में ये वही सर्किट है, सिर्फ मैंने रजिस्टर R1 और L1 को सेपरेट कर दिए और इस सर्किट को क्लोज़ कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, वही रजिस्टर है। अच्छा नहीं, ये सर्किट कुछ चेंज हो गया, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही थी। मैं इसको चेंज करता हूँ दोबारा, इसको स्टॉप करके कट और पेस्ट। मल्टीमीटर यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके अक्रॉस लगा दिया। इस सर्किट को मैं दोबारा से क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ज़रा ये मल्टीमीटर 2 है। ये यहाँ पे कनेक्ट किया और इसके बाद इसको मैं लेके आया यहाँ पे। तो ये इसको भी मैंने क्लोज़ कर लिया। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। तो रजिस्टर की वैल्यू ये ओम पे कर लें, 60 ओम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 60 है और जबकि कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू क्या थी, ये मेजर्ड वैल्यू 60 ओम और ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी 100, ये वाली, ठीक है। तो अब ये टेबल आपने देखना है इसके बाद लास्ट में। L की वैल्यू R1 R2 R3 R4। अच्छा, R की वैल्यू जो आ रही है ना, L की वैल्यू, तो अगर इसमें कोई एरर आता है तो आपने इधर मेंशन करना है। लेकिन R की वैल्यू मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाह रहा था कि 100 आ रही है कैलकुलेटेड, जबकि 60 आ रही है मेजर्ड। तो उसमें आपने परसेंटेज एरर लिखना है कि यानी कि बड़ी 100 माइनस 60 क्या आता है 40, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, सॉरी डिवाइड करना है 100 से। तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा आपके पास इसका। तो अच्छा, इसके लिए मेरे पास अभी मल्टीमीटर से तो ये मेजर नहीं हो सकता ना, ये इंडक्टर की वैल्यू मल्टीमीटर से मेजर नहीं हो सकती, तो मैं इसलिए इसको फिर मेजर नहीं कर रहा। तो लेकिन अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको,
इसकी वैल्यू, तो ये 10 हेनरी है। सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और मेड वैल्यू ये वाली देखें 10 हेनरी आ रही थी। तो इतना सा एक्सपेरिमेंट था। बाकी आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा इसकी, सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपको दूंगा, तो आपने कैलकुलेट करनी होगी अननोन इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो हमारा आज की हमारी लैब कंप्लीट हो गई है जी।